हो जाओ तैयार अब वापस पढ़ने के लिए। 21 है कि सदस्य होने के लिए अहिर्त। अब देखो हुआ क्या, जब शुरू वाले स्लॉट में अपन ने पढ़ा, जो स्टार्ट में जब अपन ने पढ़ा था कि नगर पालिकाओं का गठन और शासन, ये 3 से 50 तक की धाराएं हैं। फिर 3 से 10 में अपन ने क्या किया, खाली नगर पालिकाओं का गठन किया है और उनकी संरचना पड़ी है, नगर पालिका बना दी। यही किया अपन ने कि धारा 3 में नगर पालिकाओं का परिसीमन है, छूट है, फिर उनका अपन ने स्थापना करी और संरचना, उनका कार्यकाल पढ़ा, वार्डों में विभाजन किया, वार्डों का उदाहरण करा, वो तो नगर पालिका बना दी। पहला स्लॉट अपन ने जो इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, पिछली से पिछले वाली में। उसके बाद दूसरा स्लॉट की नगर पालिकाएं तो बना दी, तो भाई साहब चुनाव तो करवाओ। तो दूसरे स्लॉट में जो कल वाली क्लास में अपन ने चुनाव करवा दिए। चुनाव करवाने का मतलब कि ये सारी चीजें कि चुनाव कैसे होंगे, निर्वाचक नामावली, कौन कौन क्या क्या करेगा, ये वो अपन ने कर दिया। अब चुनाव होगा किसका, सदस्य का होगा भाई साहब। तो उसके लिए क्या रीति होगी, क्या निर्बंधन होंगे, क्या पाबंदियां होंगी, क्या उनकी योग्यताएं होंगी, अब ये अपन अगले वाले में पढ़ने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, धारा 21 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है सदस्य होने के लिए अहिर्त, यानी योग्यता क्या है। जो चुनाव लड़ेगा उसकी सदस्यता क्या होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड कैसे होगा कि भाई क्या तो उम्र सीमा रखी जाएगी, जैसे विधानसभा के लिए 25 है, एमएलए के लिए 25 वर्ष है और सारी चीजें उसमें है। तो यहां नगर पालिकाओं के लिए क्या होगा, जैसे धारा 6 पढ़ गए हम, क्या है नगर पालिका की संरचना। उसमें अपन ने पढ़ा था कि कितने प्रकार के सदस्य होंगे, उसमें 3 प्रकार के सदस्य होंगे। कैसे, एक तो वार्ड में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा वो सदस्य, एक होंगे आपके एमपी और एमएलए, इनको क्या बोलते हैं, पदेन सदस्य। एक तीसरे प्रकार का था मनोनीत सदस्य, ये पढ़ के अपन आ गए। मनोनीत सदस्य को कभी भी गवर्नमेंट हटा सकती है, इनको मतदान का अधिकार नहीं होगा, एमएलए तीनों में होगा, एमपी खाली परिषद और नगर निगम में होगा। तो ये धारा 6 वाला पढ़ के आगे। तो वहां पे जो लिखा हुआ है उनको ध्यान में रखते हुए, और जो धारा 24 है जो आगे अपन पढ़ेंगे, उन उपबंधों के अधीन रहते हुए जो सदस्य चुना जाएगा उसके लिए क्या योग्यताएं होंगी वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहला पढ़ते अपन क्या है, ये कह रहा है कि अगर एससी एसटी और पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षित स्थान है, अगर कोई वार्ड इन सीटों के लिए रिजर्व्ड है, तो वो उसी वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। चलो ठीक बात है। दूसरा, वो नगर पालिका के किसी भी वार्ड का निर्वाचक हो, यानी नगर पालिका में वोट देने के लिए वो एलिजिबल हो। इसका मतलब है किसी भी वार्ड में, यानी 15 नंबर वार्ड का आदमी 16 में चुनाव लड़ सकता है क्या, लड़ सकता है। तो ये तो सब में कॉमन है, नगर पालिका की किसी वार्ड का निर्वाचक हो, किसी वार्ड का निर्वाचक हो, किसी वार्ड का निर्वाचक हो, ठीक है, किसी वार्ड का निर्वाचक, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो एससी एसटी अगर पिछड़े वर्गों के लिए कोई स्थान आरक्षित है तो वो उसी वर्ग से होना चाहिए। ठीक बात है। अगर महिला के लिए स्थान निर्धारित है तो वो महिला ही होनी चाहिए। अगर इन वर्गों की महिला हो तो उन्हीं वर्गों की महिला होनी चाहिए। ठीक बात है। और कोई अन्य स्थान हो तो कोई की मतलब कि सीधी जनरल सीट है, अनरिजर्व्ड सीट है, तो अनरिजर्व्ड सीट में तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो वार्ड का निर्वाचक हो। यहां तक कोई दिक्कत आगे। 21 वर्ष की आयु पूरी कर लियो, कितने, 21 वर्ष की, ये ध्यान रखना। बाकी अपने एमएलए उनके लिए, एमपी एमएलए के लिए कितनी है, 25 वर्ष। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट, ये तो आप पढ़ लोगे, ये भी है, ये ध्यान रखना है कि उसके पास स्वच्छ शौचालय हो और परिवार का कोई सदस्य खुले में नहीं जाता हो, स्वच्छ शौचालय। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये जो जब सरपंच के चुनाव जब होते हैं तो सरपंच के चुनाव जो लड़ता है, चुनाव कोई खड़ा होता है, उनके घर में अगर स्वच्छ शौचालय नहीं है तो आपने देखा होगा कि यार वो हाथों हाथों बनवाते हैं, शौचालय बनवाते हैं कि यार ये क्या होगा, यार वो जरूरी है इसके लिए, है ना, सरपंच के चुनाव के लिए तो इसमें कर रखा है, तो इसलिए वो बनवाते हैं। क्या रखता हो, स्वच्छ शौचालय रखता हो और खुले में शौच नहीं जाता हो। अब स्वच्छ शौचालय का मतलब क्या है, ऐसा थोड़ी है कि 2 टीन खड़े कर दिए ऊपर से डाल दी, नहीं, 3 तरफ से तो दीवार हो। ठीक है, 3 तरफ से क्या हो, दीवार हो, एक तरफ उसके गेट हो और उस पे क्या हो, छत हो, बाकायदा उसमें पानी की टंकी हो और ऐसी वो फिटिंग्स लगी हुई हो, फ्लश वगैरह हो, तो उसको स्वच्छ शौचालय माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 4 पट्टियां खड़ी कर दी और आपने शौचालय दिखा दिया, नहीं, 3 दीवारें हो, आगे गेट हो, उस पर छत हो और जो भी है पानी वानी की व्यवस्था हो। परिवार का कौन सदस्य खुले में शौच नहीं, मतलब उसका वो जाता हो, कौन हो गया भाई, खुद हो गया, उसकी बीवी हो गई, बच्चे हो गए, माता पिता हो गए जो उसके साथ रह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सदस्य होने के लिए जो क्वालिफाइड है वो वाला, मेरे हिसाब से आपकी ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या आगे चलो, स्वच्छ शौचालय, 3 दीवार, दरवाजा और छत से गिरी हुई कोई जलबंध, है ना, ठीक है, पानी वानी की व्यवस्था हो, व्यक्ति का पति पत्नी या बच्चे माता पिता। तो ये क्या हो गया, 21। तो धारा 21 में है कि भाई सदस्य होने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, वो आ गई। अब एक 21A धारा हो रहा है, 21A, इसमें बताया गया है कि भाई कुछ स्थान जो है या कुछ वार्ड जो अपन है उनमें कुछ विशेष क्वालिफिकेशन रखी गई कुछ स्थानों के लिए। इसका इंग्लिश है सर्टेन, यानी कुछ या कतिपय स्थानों के लिए निर्वाचन के लिए विशेष, स्पेशल क्वालिफाइड। ये क्या मामला आ गया,
तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 21 धारा जोड़ी गई, उसमें ये कहा कि भाई जो कुछ वार्ड है ना, कुछ जगह है, वहां क्या करना चाहिए कि वहां एज होनी चाहिए 21 से 35 के बीच में। उन्होंने क्या बताया कि 21 से 35 के लिए, बाकी होता क्या है कि मिनिमम 21 हो, लेकिन वो भाई युवा लोगों को लाने के लिए उन्होंने कहा कि भाई 21 से 35 के बीच में ही सदस्य होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक बात है। फिर अगर मान लो कि कोई सीट SC ST या पिछड़े वर्ग के लिए अगर कोई स्थान है, तो उन सीटों में से दो से ज्यादा स्थान अवधारित नहीं किए जाएंगे, यानी सुरक्षित नहीं किए जाएंगे। किन के लिए? 21 से 35 की आयु के लिए। अगर मान लो SC ST पिछड़े वर्गों के जो टोटल स्थान, अगर कोई आरक्षित स्थान है, आरक्षित वार्डों की संख्या है, वहां दो से ज्यादा इन लोगों के लिए नहीं होंगे। दो से किन के लिए? 21 से 35 आयु वाले के लिए, जो विशेष अर्हता की बात कर रहा है, विशेष क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है, उनके लिए। चलो ठीक है साहब। मान लो SC ST और पिछड़े वर्गों के लिए 3 से कम जगह है, 3 या 3 से कम जगह है, स्थान आरक्षित हो, तो वहां क्या करोगे? वहां खाली एक स्थान आरक्षित करेंगे। किनके लिए? इन भाई साहब के लिए। चलो ठीक है। मान लो कोई अनरिजर्व्ड सीट है और वहां 5 या 5 से कम स्थान है, तो वहां पे भी एक करेंगे। अगर मान लो 5 से ज्यादा है तो इसको बांटेंगे, 5-5 के टुकड़ों में करेंगे, तो हर 5 के लिए एक स्थान, और जो संख्या बच गई उसके लिए छोड़ देंगे। जैसे मान लो कि मैं कहूं कि 17 सीटें हैं, तो इस 17 सीटें को 5 का भाग दो, तो 5 5 5 और इधर कितनी बच गई? 2, टोटल कितनी हो गई? 17। तो एक स्थान और इसको छोड़ देंगे, यानी 3 स्थान हो जाएंगे। ये किसके लिए है? अनरिजर्व्ड के लिए। आ गई बात समझ में? मेरे हिसाब से बात समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, चलो। ये क्या कह रहा है कि आयु कितनी होनी चाहिए? 21 से 35। ठीक है साहब, ये सर ने हमें बता दिया है। तो फिर आगे क्या है? आगे है, ये क्या आ गया? गलत बात है। तो एक से अधिक वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर भी मान लो गलती से उसने अलग अलग जगहों के लिए, 2-3 जगहों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, नामांकन फॉर्म क्या भर दिया उसने, तो उसको होगा क्या कि जो नियत तारीख कर रखी है नॉमिनेशन वापस लेने की, उस तारीख के 3 बजे तक, दोपहर के 3 बजे तक उसको वो नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल कर लेना है, एक को छोड़ के। ठीक है, मान लो 3 जगह से उसने भर दिया, तो इन 2 जगह से क्या कर लेना है? उसको विड्रॉल कर लेना है, और एक जगह से उसको चुनाव लड़ सकता है। मान लो उसने तीनों ही जगह से नॉमिनेशन फॉर्म विड्रॉल नहीं किया, तो क्या होगा? वो सब सारे उसके क्या हो जाएंगे? 0, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। बस इतनी सी बात है। ठीक है, धारा 21 अपन पढ़ के आए हैं कि भाई धारा 21 के आप सारी चीजें जो है पूरी कर रहे हो, जो 21 की जो चीजें हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन वो पूरी कर रहे हो, लेकिन एक से अधिक वार्ड के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और अगर आपने नामांकन दाखिल भी कर दिया है तो वापस ले लेगा, और कब लेगा? 3 बजे से पूर्व लिखित नोटिस देके। ठीक है, लिखित नोटिस देके। अगर मान लो उम्मीदवारी वापस नहीं लेता है तो क्या हो जाएगा? चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारी उसकी रद्द हो जाएगी। कोई दिक्कत है? आराम से स्मूथली याद हो रही है आपको? ठीक है, कोई समस्या मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। फिर भी है तो आप कमेंट कर देना, वापस रिवाइज कर देंगे अगली क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया लो। फिर ये कहता है धारा 23, सदस्य चुनाव लड़ने के लिए क्वालिफाई हो गया, कुछ स्थानों के लिए विशेष क्वालिफिकेशन भी हो गई, एक से अधिक वार्डों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, तो अब चुनाव लड़ाओ। तो व्हीकल्स, यान, ध्वनि विस्तारक, लाउड स्पीकर्स आदि के उपयोग पर पाबंदी। ये क्या सीन है? देखो, ये ऐसा है कि मान लो राज्य सरकार ने अधिसूचना निकाली, राज्य सरकार ही निकाली क्या चुनाव की अधिसूचना, या राज्य निर्वाचन आयोग? राज्य सरकार। ठीक है, अधिसूचना निकाल दी। एक तो ये पेन का बड़ा लफड़ा रहता है। अधिसूचना, क्योंकि रेड फिर आपके शायद दिक्कत देता होगा, इसलिए मैं ये येलो वाले लेता हूं। अधिसूचना निकाली कि भाई आज की डेट में अधिसूचना इन्होंने निकाल दी, जो भी है निकाली। उसके बाद उसने कहा कि भाई इस डेट को है ना आपके चुनाव होंगे। ठीक है, और चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इस अवधि के बीच है ना, इस अवधि के बीच अगर कोई उम्मीदवार है चुनाव लड़ रहा है, तो अगर मान लो कि कोई वो वाहन यूज कर रहा है, या कोई बैनर यूज कर रहा है, या कोई होर्डिंग यूज कर रहा है, या लाउड स्पीकर वगैरह उसने लगा रखे हैं, कटआउट लगाते हैं वो लगा रखे हैं, तो अगर चुनाव आयोग को लगता है कि यार इससे है ना मतदान प्रभावित होगा,
या इसमें ऐसा थोड़ी गलत चीजें हैं, तो उस पे वो युक्तियुक्त यानी उचित प्रकार से प्रतिबंध लगा सकता है, उन पे निर्बंधन लगा सकता है। फिर भी मान लो अगर कोई नहीं माने, नोटिस देने के बाद में भी, उसको बताने के बाद भी, तो क्या करोगे, तो उस पे 5,000 रुपए तक जुर्माना अपन लगा सकते हैं। 5,000 रुपए तक क्या कर सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं। दूसरी बात, उसको कुछ अवधि के लिए डिबार भी कर सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए डिबार भी कर सकते हैं, तो ये चीज उसमें लग जाएगी, ठीक है। ये लगाता कौन है, राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग अगर चाहे तो वो जो उस पर लगाया है 6 वर्ष का जो पाबंद लगाया चुनाव लड़ने के लिए, वो कम भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, कम भी, अगर चुनाव आयोग को लगे तो। यह है इसमें धारा 23 में। चलो पढ़ो, देखो, अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने की अवधि के बीच, संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने की अवधि के बीच अगर कोई व्हीकल्स, या चाहे उसका एजेंट ही हो या लाउड स्पीकर, कटआउट, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, उस पर पाबंदी लगा सकता है। क्या कर सकता है, पाबंदी। अगर वो नहीं माना तो उस पर क्या कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, या 6 वर्ष तक की चुनाव लड़ने पे पाबंद लगा सकता है, ठीक है। और ये पाबंदी हटाएगा भी कौन, वो कल को उसको लगे कि यार ठीक है ये ज्यादा मामला नहीं था, तो 6 महीने बाद अगर हटा सकता है तो राज्य निर्वाचन आयोग हटा सकता है, इसमें कोई समस्या है नहीं है। दूसरा कि राज्य निर्वाचन आयोग की बिना सूचना के लिए कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेगा। ये तो सीधी सी बात है, दिखती सी बात है, तो ये चीज इसमें हो गई। अब एक चीज बात बताऊं मैं आपको, ये धारा 23 यहां आ गई। मैंने एक चीज तो बताई थी, धारा 15, धारा क्या बताई थी, 15 का कोड क्या बताया था, 15 का कोड बताया था 0125। धारा 20 का कोड क्या बताया था, 3212। कि सर अब भी कोड ही बताओगे क्या, नहीं कोड नहीं बताऊंगा। कोड समझ रहे हो ना, 3 माह से 2 वर्ष तक की सजा 1000 से 2000 जुर्माना, 1 वर्ष तक की सजा 2000 से 5000 जुर्माना। अब आ गई 23, ये क्या कह रहा है, 5000 तक जुर्माना, ठीक है। अब आपको 3 धाराएं याद रखनी है पूरी एक्ट में, 3 धाराएं याद रखनी है, 23, 65, 259, ये 3 धाराएं आपको याद रखनी है। सर इसमें ऐसा क्या है, 65 धारा ये कहती है कि कोई भी पदधारी नगर पालिका का, चाहे वो अध्यक्ष हो, सदस्य हो या आपका कर्मचारी हो, वो नगर पालिका के साथ कोई संविदा नहीं रखेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई टेंडर, नगर पालिका का सदस्य टेंडर चला रहा है, वही वहां पे काम कर रहा है, रोड बनाने में भी वही ठेकेदार है। ये अगर वो ऐसा हित रखता है संविदा में, कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उस पर भी जुर्माना कितना लगेगा, 5000 रुपए तक का। धारा 259 क्या कहती है, अगर जो कोई आदमी कनेक्शन नहीं लेता है, सीवरेज कनेक्शन नहीं लेता है, और ऐसे खुले में ही अगर मल आदि अगर अपने मकान के थ्रू उसमें बह रहा है खुले में, तो जुर्माना कितना, न्यूनतम 5000 रुपए। सर ये तो बढ़िया काम कर दिया आपने। पूरे एक्ट में 3 धाराएं ऐसी हैं जहां पे 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा, वो है 23, 65, 259। ये दोनों कोड आपको याद होंगे, 23, 65, 259, ठीक है। तो आप ये कैसे याद करते हो वो आपकी हेडेक है, बाकी मैंने एक ही जगह कर दिया। ये न्यूनतम 5000 रुपए। हाँ, इसमें ये जरूर याद रख सकते हो कि सर 6 वर्ष तक पे पाबंद भी तो लगा सकता है, 6 वर्ष तक की चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी, ठीक बात है। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है, मेरे हिसाब से आप याद कर लोगे, इतने इंटेलिजेंट तो आप हो जिस प्रकार मैं आपको देख रहा हूं। तो ये 23, 65, 259 पूरे एक्ट में ये 3 ही धाराएं हैं 5000 वाली। ओके, चले आगे। 15 वाला याद करा दिया, 20 वाला। मतलब आप सोच रहे हो जब एक्ट पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले आपकी ये दिक्कत है, यार ये जुर्माने कैसे याद करेंगे। जुर्माने भी याद करवा दूंगा मैं आपको, एक एक धारा भी याद करवा दूंगा, उसके अंदर क्या है वो भी याद करवा दूंगा। आप तो खाली जमे रहे मेरे साथ बने रहे। आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि अपन 14, 21, 24, 35, 41 एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक 24 तक पहुंचे, जब ये पूरी हो जाएंगी तब एक साथ बताऊंगा, क्योंकि बीच बीच में आ रही है ना, धारा 6 और 14 के उपबंध ध्यान में रखते हुए, धारा 21 और 24 के उपबंध ध्यान में रखते हुए बीच बीच में आ रही है ना, तो इनका टंटापन खत्म करेंगे। रुको एक बार, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। 24 क्या कहती है कि सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताएं। अब तो आपकी इंग्लिश भी याद होनी चाहिए इनकी। निर्हरताएं जैसे ही आ गया तो उसका मतलब क्या हो गया, डिस्क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है। 21 में क्या पढ़ा सर, 21 में यह था कि क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी योग्यता क्या है, और इसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है कि ये चीजें अगर किसी में है तो वो सदस्य चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा। तो कौन कौन सी है साहब, ये है कि अगर कोई कोर्ट किसी को नैतिक अधमता के लिए, नैतिक रूप से या किसी अपराध के लिए, किसी भी अपराध के लिए उसको सिद्ध दोष ठहरा दे और उसको सजा कितनी दे दे, 6 महीने या उससे अधिक की। कोई भी आदमी है उसको नैतिक अधमता के लिए या किसी अपराध के लिए कन्विक्ट
यानी उस सिद्ध हो गया दोष, कन्विक्टेड, सिद्ध दोष हो गया, वो दोषी साबित हो गया। दो चीजें ध्यान रखना, एक तो कोई अंडर ट्रायल चल रहा है, यानी उस पर विचार ही चल रहा है, गवाह बुलाए जा रहे हैं, वकील केस लड़ रहा है, और उस पर ये लगा दिया कि भाई ये इसने अपराध किया है जिसकी सजा 2 साल है, वो अंडर ट्रायल चल रहा है, उस पर आरोप लगाए हैं, और ये तो सिद्ध दोष हो गया, ये तो क्या हो गया, दोषी साबित हो गई, इसको सजा हो गई, कितने की, 6 माह या अधिक के कारावास से। वो आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो साहब क्या परमानेंट ही वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा? नहीं, पहले तो 6 महीने की सजा काटो, 6 महीने की सजा काटो, उसके 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष तक, और उसके बाद वो एलिजिबल होगा। दोबारा रिपीट करने की जरूरत है क्या? पहले तो सजा काटो और उसके 6 वर्ष तक फिर वो अयोग्य रहेगा, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाएगा। ओके, पहली बात मैंने बताया था कि धारा 245 बार बार आएगी, क्या है? सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण और बाधा। मैंने बताया था ना 322, 245, 337, 338 ये धाराएं बीच में आएंगी, वो थी। 245 के दिन क्या हो जाए, वो सिद्ध दोष ठहराया जाए कि भाई सार्वजनिक भूमि का उसने, नगरपालिका की सार्वजनिक भूमि का या गवर्नमेंट की सार्वजनिक भूमि का उसने अतिक्रमण किया है या बाधा पहुंचाई है। दूसरा, ये तो कन्विक्टेड है, सिद्ध दोष हो गए। फिर मैं कह रहा हूं कि कोई भी अपराध का अगर संज्ञान लेता है न्यायालय और कोई सजा जिस अपराध की 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक हो और उस पे आरोप लगा दिए हो, आरोप विरचित यानी फ्रेम कर दिए हो, आरोप फ्रेम कर दिए हो, या विचाराधीन हो, अंडर ट्रायल हो, वो भी क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इन दो चीजों में अंतर समझ में आ गया? एक तो सिद्ध दोष ठहरा दिया और अभी वो अंडर ट्रायल है। ये आया देखो आपको मैंने, यदि वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत सिद्ध दोष ठहराया गया हो। सारे एक्ट मैंने एक ही जगह लिखे थे, आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964, आपका विद्युत तार अधिनियम है वो लिखा था, बहुत सारे लिखे थे ना, जैसे भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882, चैरिटेबल वाला 1920 वाला, वो एक ही जगह इसलिए लिखे थे। तो पहला तो देखो, एक तो ये आ गया। अगर मान लो वहां ये आ जाए कि सदस्य के लिए साधारण निर्हरताओं में से किसके तहत हो, तो आ जाएगी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, दूसरे ऑप्शन में दे दे 1964। तो इसलिए इनको याद रखने के लिए मैंने एक ही जगह लिस्ट बना दी। ये आगे देखो आपकी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 110 व 117 के अधीन अगर वो दोषी है, उस पे 100 सीआरपीसी आ गया ना, 1973 की धारा 110। अब ये भाई जैसे मैं तो पुलिस में हूं तो मुझे तो पता है कि 110 क्या है, भाई आपको याद रखना है, बाकी बता देता हूं मैं आपको। 110 है कि मान लो कोई धारा 110 ये है कि अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल मतलब आदतन अपराधी है, कोई आदतन अपराधी है, क्या डेली उसका काम यही है कि कभी मोटरसाइकिल चुरा रहा है, कभी किसी की चैन स्नैचिंग कर रहा है, उसको तो आदत पड़ गई है, तो कोर्ट क्या करेगा उस पर 3 वर्ष के लिए कि भैया तू 3 वर्ष तक अगर तेरा नाम आ गया इसमें, तो एक बॉन्ड भरवाएगा, उससे प्रतिभूति भरवाएगा। जैसे मान लो कोई भी प्रतिभूति जैसे 5 लाख रुपए की भरवा ली, मान कि अगर बेटा तूने 3 वर्ष के बीच में अगर कोई कांड कर दिया, कोई गड़बड़ कर दी, कोई अपराध कर दिया, तो ये 5 लाख रुपए तुम्हारे गए। ये धारा कौन सी है? 110 और 117 में इनका वर्णन है। तो इसके तहत अगर कोई है तो वो भी सदस्य चुनाव नहीं लड़ सकता। चले आगे, मेरे हिसाब से एक एक चीज आपको अच्छी तरीके से क्लियर होती जा रही होगी। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो, कर्मचारी हो, ठीक है, कर्मचारी भी हो। दूसरा, या उसको मिसकंडक्ट के कारण डिसमिस कर दिया हो, क्या कर दिया हो, पदच्युत का मतलब क्या होता है, डिसमिस, ठीक है, या हटा दिया हो, रिमूव कर दिया हो, क्या कर दिया हो, या तो डिसमिस कर दिया हो, रिमूव। देखो एक चीज तो होती है डिसमिस और एक होती है टर्मिनेट, ये आपके उसमें पारिभाषिक शब्दावली में भी आते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है डिसमिस का मतलब भी हटाना, ये दोनों बर्खास्त के रूप में करते हैं। लेकिन मान लो अगर आपको डिसमिस कर दिया, जैसे मैं पुलिस में हूं, तो अगर मुझे डिसमिस कर देंगे तो उस डिपार्टमेंट के लिए तो मैं डिसमिस हो जाऊंगा, लेकिन किसी दूसरी नौकरी के लिए मैं योग्य रहूंगा कि दूसरी नौकरी में जाके या दूसरे डिपार्टमेंट में जाके मैं नौकरी लेके कर सकता हूं। लेकिन अगर टर्मिनेट कर दिया ना, तो आप हर नौकरी के लिए आप क्या हो गए, टर्मिनेट हो गए, बर्खास्त हो गए, किसी भी नौकरी के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। रिमूव में भी ये होता है जो टर्मिनेट में होता है, ठीक है। तो ये आपका पारिभाषिक शब्दावली में आते हैं। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिसकंडक्ट के कारण, औचार के कारण अगर आपको डिसमिस कर दिया हो, तो भी आप सदस्य नहीं बन सकते। यदि वह ऐसा वर्ती व्यवसायी रह चुका हो जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी ने उसको विवर्जित कर दिया हो, यानी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर होता है ना, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है या वकील है, ये प्रोफेशनल ही होते हैं, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया। अगर वो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर है और उनको डिबार कर दिया किसी भी न्यायालय ने या कोई सक्षम प्राधिकारी ने उनको डिबार कर दिया कि भाई आप ये चीज नहीं कर सकते, ठीक है, तो भी वो क्या हो गया,
डिस्क्वालीफाई हो गया, ये वाली बात। ठीक है, या कोई लाभ का पद धारण करता हो, ये तो अपन उसमें भी पढ़ते हैं एमपी एमएलए वाले में, नगर पालिका में। देखो आ गई ना ये 35 41 पढ़ेंगे आगे, है ना, ये बीच बीच में 24 21 ये आ रही है। ठीक है, या 21 वर्ष की तो आपको पता ही है, 21 वर्ष की आयु वो पूरी करने वाला। देखो मतलब वो कह रहा है कि भाई राजस्थान विधानसभा के लिए जो वोटिंग होती है ना, उसके लिए जो योग्यताएं रखी गई है उनकी पूरी करता हो, लेकिन वहां 25 एज होनी चाहिए ना, या क्या है 21। तो ये कह रहा है कि ये वाली जो शर्त है ना, इसमें छूट है, आप कितने के होने चाहिए 21 के, हमें 25 के नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये मैंने बीच में बताया था कि अगर मान लो वो नियुक्ति धारण करता हो, सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हो। ठीक है, चलो आगे। ये फिर वो सेम है कि भाई किसी विश्वविद्यालय में वो नियुक्ति धारण करता हो, या वो दिवालिया हो। ठीक है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, दिवालिया हो कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, उस पर कोई इतना कर्जा हो गया हो, या कोई कंपनी में ऐसे को लॉस खा गया हो, और सक्षम न्यायालय कर दे कि भाई अब इसके बस की बात नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, तो वो क्या तो चुनाव लड़ेगा, क्या सदस्य बनेगा। ठीक है, वो फिर है कि भाई नगर पालिका के साथ किसी भी संविदा, कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, या वो तो खुद या कोई भागीदार पार्टनर के रूप में, या कर्मचारी के माध्यम से कोई हिस्सा या हित रखा हो, वो भी क्या होगा, डिस्क्वालीफाई। ठीक है, उसके बाद में यह है कि वो मान लो कि नगरपालिका की तरफ से वो वकील हो, विधि व्यवसायी हो। ठीक है, विधि व्यवसायी हो, वकील हो, या कानून के रूप में काम कर रहा हो, या नगरपालिका के विरुद्ध वो वकील के रूप में कर रहा है, या तो नगरपालिका में ही विधि व्यवसायी के रूप में काम कर रहा है, या कहीं और नगरपालिका के विरुद्ध वो पैरवी कर रहा हो, तो भी क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई। उसके 2 से अधिक संतानें हो, उसके 2 से अधिक संतान, 2 से अधिक संतान भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक संतान भी नहीं होनी चाहिए। देखो एक डेट दी गवर्नमेंट ने कि 27/11/95 के बाद संतानों में वृद्धि नहीं हो। कैसे कि मान लो इस डेट से पहले किसी व्यक्ति के 2 संतानें थी, 3 थी या 5 थी, ये एलिजिबल है रहेगा, ये एलिजिबल है रहेगा, ये एलिजिबल है रहेगा। ठीक बात है, या 1 संतान थी, एलिजिबल है, इस डेट से पहले है, एलिजिबल है। ठीक है, अब मान लो अगर उसके संतान होगी 2, 3 या 3 या 5, वृद्धि हुई ना एक में, एलिजिबल है, एलिजिबल है नहीं है, एलिजिबल नहीं है। क्या संतान 2 से ज्यादा होगी? नहीं, इधर मतलब 2 नहीं होना चाहिए, इधर 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये उसने डेट दी। ठीक है, एक चीज और, अगर मान लो जुड़वा बच्चे हो गए, पहले उसके 1 बच्चा था और जुड़वा हो गए, तो टोटल कितने हो गए 3, क्या एलिजिबल होगा कि नहीं होगा? वो एलिजिबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक ही प्रसव से अगर जुड़वा बच्चे या ट्विन बच्चे या 3 बच्चे जो भी हैं वो होते हैं, उनको एक ही समझा जाएगा, एक ही समझा जाएगा। ठीक है, एक। अगर मान लो किसी ने बच्चा गोद ले लिया, तो क्या वो संतान की गिनती में आएगा? आएगा। ठीक है, या मान लो कोई दिव्यांग बच्चा हो गया, क्या वो गिनती में आएगा? नहीं आएगा, गिनती में नहीं आएगा। यानी दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम मैं आपको बताया था ना 2016, वो इसमें है, उसके अनुसार दिव्यांग जो बच्चा है वो उसमें संतान की गिनती में शामिल नहीं होगा। इसमें 3 चीजें बताई मैंने। क्या? 27/11/95 के बाद में संतानों में वृद्धि नहीं हो। संतानों में वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि संतान ही पैदा नहीं करेगा, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होगी, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पहले चाहे हो। दूसरा कि अगर मान लो कि एकल प्रसव से अगर जुड़वा बच्चे अगर पैदा होते हैं, तो क्या होगा? एक ही माना जाएगा। गोद लिया हुआ बच्चा गिनती में होगा, क्या माना जाएगा, और दिव्यांग बच्चा नहीं माना जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। दूसरा यह है कि अगर मान लो किसी आदमी पे नगर पालिका का 2 वर्ष से अधिक से बकाया चल रहा हो और उस पर कार्रवाई स्टार्ट कर दी, वो भी क्या होगा? इनएलिजिबल। ठीक है, या कोई व्यक्ति इसके लिए अपराधी ठहरा दिया गया हो, सिद्ध दोष ठहरा दिया गया हो कि उसने नगरपालिका की संपत्ति का गबन किया है, नगरपालिका की संपत्ति का गबन किया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? साधारण निर्भरता है। चलो एक बार इनको वापस देख लेते हैं, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। क्या? पहला क्या है? 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा के लिए क्या हो? दोषी करार दे दिया गया हो। दूसरा, या 5 वर्ष से अधिक वाली सजा में अंडर ट्रायल हो, 245 के अधीन दोषी हो, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत, सीआरपीसी 1973 की धारा 110 के तहत दोषी हो, या मिसकंडक्ट के कारण डिसमिस कर दिया गया हो, या कहीं गवर्नमेंट नौकरी करता हो, या नगर पालिका में संविदा का हित रखता हो, ये सारी चीजें। उसके बाद मैंने क्या बताया? वो दिवालिया हो, ठीक है, या वो विधि व्यवसायी हो, 2 से अधिक संतानें हो, ये सारी चीज इसमें है। ठीक है,
अब साहब 21 से चालू हुए। 21 में बोला सदस्य के लिए अहिर्त व्यक्ति, 21 से बोला कि स्पेशल क्वालिफिकेशन, 22 बोला एक से अधिक वार्डों में चुनाव नहीं लड़ सकता, और 23 बोला लाउड स्पीकर और वाहनों पे प्रतिबंध, 24 बोला साधारण निरर्हताएं। ये तो सदस्यों के लिए काम हो गया। नगर पालिकाओं का गठन किया अपन ने, परिसीमन सारा किया 3 से 10, चुनाव 11 से 20 याद करें, और 21 से इधर अपन 24 तक क्या आ गए, योग्यताएं और अयोग्यताएं। तो अब भैया चुनाव, मतदान का अधिकार किसका होगा, किसका होगा बताओ, मतदान का अधिकार कौन दे सकता है, मतदान जो निर्वाचक नामावली में क्या हो, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति हो, जिसका निर्वाचक नामावली में नाम हो वो मतदान देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन धारा 14 अपन पढ़ के आए हैं, उसमें जो निरर्हताएं हैं वो मत नहीं देगा, मत नहीं देगा। अगर मान लो एक से अधिक वार्डों में मत दे सकता है क्या, नहीं देगा। अगर दे दिया तो मत क्या हो जाएंगे, शून्य। अगर मान लो वो एक ही निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्री करता है तो दे सकता है क्या, एक से ज्यादा बार नहीं दे सकता। अगर दे दिया तो मत क्या हो जाएंगे, शून्य, मत क्या हो जाएंगे, शून्य। ठीक है। अब इसमें एक चीज वो पीपीटी वाले ने छोड़ दी, अब क्या ही बताएं उसको। ये आ गया आपके समझ में, यानी धारा 14 में जो इनएलिजिबल है वो नहीं दे सकता, एक से अधिक वार्डों में नहीं दे सकता। अगर वो निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार रजिस्ट्री करता है तो भी ऐसा नहीं है कि 3 बार रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो 3 बार दे देगा वो वोट, नहीं, क्या माना जाएगा, शून्य। इसमें ये जो आपकी बुक में तो होगा निवारक निरोध वाला, इसमें यह है कि जैसे मान लो कोई दंडादेश के अधीन है, ठीक है, उस पर केस चल रहा है, दंडादेश के अधीन है, या वो किसी कारागार में परिरुद्ध है, या पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस अभिरक्षा में है, वो भी क्या होगा, वोट नहीं देगा, वो भी वोट नहीं देगा। ये याद रखना, ये 3 जगह है ये ऐसी चीज। अब मैं वही कह रहा हूं ना कि क्लास से सर कितने में होंगी, 30 क्लास में क्या, ये दंडादेश, कारागार, पुलिस अभिरक्षा, ये चीज 3 जगह आएगी, आगे मैं बताऊंगा। फिर इन तीनों चीज को एक ही जगह कंपाइल कर लेंगे अपन, एक ही जगह कर लेंगे, ठीक है। निवारक निरोध जो है उस पर ये लागू नहीं होगा कि मान लो संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उस पर ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देगा, वो वोट दे सकता है। लेकिन अगर कोई दंडादेश के अधीन है, कारागार में परिरुद्ध है, पुलिस अभिरक्षा में है, वो मत नहीं देगा। ऐसी जगह, ऐसी 3 जगह आएंगी। कहां कहां आएंगी, एक तो आएगी शपथ के समय, शपथ के समय कि वहां पे जब पढ़ेंगे कि 1 माह में शपथ लेना जरूरी है सदस्य को, अध्यक्ष को, वरना क्या होगा, उसकी सीट खाली हो जाएगी। लेकिन कोई आदमी मान लो राजनीतिक कैदी है, निरुद्ध व्यक्ति है, ठीक है, तो ये धारा किसमें आएगी, 37 में आएगी। तो ये 3 जगह आएगी, वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है, आगे बात करेंगे, फिर इनको अपन कंपाइल कर लेंगे। तो ये 25 हो गई आपकी। ये तो ये तो हो गया मतदान का अधिकार कि मतदान कैसे होगा, मतलब मतदान का अधिकार किसको होगा। अब है निर्वाचन में मत देने की रीति, मैनर, यानी कैसे देंगे अपन, चुनाव होगा कैसे, वोटिंग कैसे होगी। वो कैसे होगी कि भाई जो विहित की गई रीति है, विहित अभी क्या कर रखा है कि अभी जैसे बैलेट पेपर से, पहले किससे होता था, बैलेट पेपर से, और प्रोक्सी के माध्यम से नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी जगह जैसे अपन कॉलेज में होता था ना कि यार वो प्रोक्सी लगा देते थे, ठीक है, अपन नीचे गर्दन करके बोलते थे यस सर, अपन अटेंडेंस लगा देते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आप किससे, प्रोक्सी के माध्यम से वोट डाल दो, तो प्रोक्सी के माध्यम से वोट नहीं डाला जाएगा, ठीक है। मतदान मशीनों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, मतदान मशीनों का प्रयोग होता ही है, ये आपको पता ही है, तो मतदान मशीनों का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ये भी मतदान मशीनों का प्रयोग करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग परिस्थितियां देखेगा। कैसी परिस्थितियां, कि कितने वार्डों में अपन करवा सकते हैं, परिस्थितियां सही है या नहीं, तो ईवीएम जो अपनी जो भी मतदान मशीन है उनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग परिस्थितियां देखेगा। कोई समस्या यहां तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आकस्मिक रिक्तियां किस प्रकार भरी जाएंगी, कहने का मतलब है कि मान लो एकदम से कोई सीट खाली होगी सदस्य की, तो वो कैसे भरी जाएंगी, वो कैसे भरी जाएंगी, कैसे भरी जाएंगी भैया, कि मैंने पहले ही बता दिया था, सदस्य कार्य सबका यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से, मान लो कि पदावधि होने से पहले ही कोई सीट खाली हो गई, कार्यकाल खत्म होने से पहले कोई सीट खाली हो गई, तो यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएगी। 3 मैंने अध्यक्ष की सबकी एक ही जगह बता दी थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए इसको एक्ट को है ना बहुत अच्छा मैंने इजी कर दिया है। बाकी आप जानो कितना क्या पढ़ते हो, कितना नाम रोशन करते हो हमारा। उपनिर्वाचन में निर्वाचित कोई सदस्य नगरपालिका की बची हुई पदावधि के समय के लिए ही, ये भी मैंने बता दिया था कि भाई जितना समय बचा हुआ है, 3 साल होगी, 3 साल के बाद अगर कोई सीट खाली होती है, उपनिर्वाचन करवाया, तो वो 2 ही साल के लिए निर्वाचित होगा। तो ये बता दिया था पहले मैंने। अगर मान लो कोई किसी की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने से अगर मान लो कोई रिक्ति हुई है, ठीक है, और वो आदमी SC ST और पिछड़े वर्ग या महिला से संबंधित है, तो उपनिर्वाचन क्या इन्हीं वर्गों से होगा या कोई और लाएंगे, इन्हीं वर्गों से होगा। कॉमन सेंस की बात है।
ये भी मैंने बता दिया था कि मान लो कि चुनाव जो पदावधि है और मेन चुनाव होने के 6 महीने ही बाकी हैं, 6 महीने से पहले जैसे 3 महीने हैं, 4 बाकी है, तो राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि इस सीट को खाली रखो, अभी थोड़े दिनों में वैसे ही भर देंगे। ये मैंने एक ही जगह अध्यक्ष के लिए, नगरपालिका के लिए, सदस्य के लिए एक ही जगह बता दी, तो इसमें समयपन खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो धारा क्या पढ़ी अपन ने, एक ही साथ याद करना है इनको। धारा याद करवाता हूं मैं, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 21 क्या है, सदस्य के लिए अहिर्त व्यक्ति, ये स्पेशल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, जो था 21 से 35 वर्ष वाला। 22 ये 2-2 यानी एक से अधिक वार्डों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। 23 आपका व्हीकल या लाउड स्पीकर, उस पर प्रबंध। ठीक है, 24 साधारण निरर्हताएं डिस्क्वालिफिकेशन सदस्यों के लिए, ये मतदान का अधिकार और जो मतदान करने की रीति, और 27 आकस्मिक रिक्ति कैसे भरी जाए। ये सारी धाराएं याद करनी है। इसका मतलब इस चैप्टर में 3 से 50 तक धाराएं हैं, जिसमें 3 से 10 तक एक साथ याद करनी है, 11 से 20 तक एक साथ याद करनी है, 21 से 27 तक एक साथ याद करनी है, और मैं करवा भी रहा हूं। ठीक है, आगे चला जाए। चले आगे, चलो, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, तो धारा 29 है भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण, ठीक है, भ्रष्ट आचरण क्या है ये भी देख लेते हैं। भ्रष्ट आचरण में है कि मान लो ये भी उसने यहां से निपटा दिया, आपकी किताब में तो होगा खैर। भ्रष्ट आचरण का मतलब है कि भाई चुनाव में कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उम्मीदवार ने या उसके एजेंट ने कह रखा है कि यार तू ऐसा काम कर दे। कैसा, अपन बात करेंगे। मान लो रिश्वत, किसको देखा होगा आपने, रिश्वत किस किस को दे चुनाव में, कौन है, या तो चुनाव में निर्वाचक है जो वोट देगा, या उम्मीदवार है जो सदस्य के लिए चुनाव में खड़ा हो रहा है। तो इन दोनों को रिश्वत दे सकता है। कौन दे सकता है, जो चुनाव में खड़ा हो रखा है, तो वो मान लो प्रतिद्वंदी है, वो दे सकता है, या कोई एजेंट दे सकता है, या वो एजेंट या जो उम्मीदवार है वो किसी व्यक्ति को कह सकता है कि तू जा यार उसके पास। तो निर्वाचक से वो क्या कह सकता है, निर्वाचक को वो पैसे दे सकता है, या परितोषण, जो इसमें एक्ट में जो वर्ड यूज किया है वो है परितोषण, ग्रेटिफिकेशन। ठीक है, ग्रेटिफिकेशन, तो वो परितोषण क्या हो सकता है, या तो मान लो उसको कोई गिफ्ट दे दे, ठीक है, या उससे कोई प्रोमिस कर ले, वचन दे दे कि यार ये चीज करवा दूंगा मैं। ठीक है, वो धन भी हो सकता है, कोई इनाम भी हो सकता है, या कोई मनोरंजन भी हो सकता है। ठीक है, ओके, प्रोमिस या ऑफर, प्रोमिस या ऑफर कैसे, अब देखो गिफ्ट का तो चलो उसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई दान दे दे, इसमें इसने प्रोमिस को तो वचन लिख रखा है, ऑफर को लिख रखा है परिस्थापना। ठीक है, परिस्थापना, तो ऑफर कोई भी चीज का ऑफर करे। तो ये परितोषण कोई पैसा भी दे सकता है, या कोई इनाम दे दिया, कुछ भी इनाम दे दिया, रेडियो दे दिया, मोबाइल दे दिया, या मनोरंजन के लिए चलो कि लो यार आप मूवी देखा हो, 5-7 जने जाके ये मूवी देखा हो, या कोई ये शो का टिकट दे दिया, ये वाला। तो इसके थ्रू किसको रिश्वत दे सकता है, निर्वाचक को दे सकता है। निर्वाचक को अगर मान लो वो परितोषण देता है, कोई गिफ्ट देता है, या कोई प्रोमिस करता है, तो उसको क्या करेगा कि यार या तो तू उस आदमी को वोट नहीं दे, तो आदमी कहते, आप थोड़ा इमेजिन करो, सरपंचों के चुनाव में आप जाओ, अपना दिमाग वहां ले जाओ। सब जानते हैं सरपंच का चुनाव सबसे हार्ड, सबसे खतरनाक और सबसे मनोरंजन पूर्ण भी होता है। वहां क्या करते हैं कि एक एक आदमी की क्या होती है, वोट की कीमत होती है। तो ठीक है, एक एक आदमी को देखते हैं, तो वो कहता है कि नहीं यार वोट तो मैं दूसरी जगह नहीं दूंगा, या तो उसी को दूंगा या नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, वोट तो मैंने उससे वचन ले लिया है, वोट तो मैं उसी को दूंगा, या तो दूंगा ही नहीं, या उसी को दूंगा। फिर आप क्या करते हो कि यार एक काम कर, तू दे ही मत वोट, ठीक है, कम से कम उसके तो नहीं जाएगा। तो या उस निर्वाचक को कह दे कि या तो तू किसी उसको वोट दे जो मैं कह रहा हूं, या वोट दे ही मत। क्या करेगा, उसको कोई परितोषण दे दे, इन ये सारी चीजें दे दे। या उम्मीदवार को क्या कहेगा कि तू खड़ा ही मत हो, या अपना उम्मीदवारी वापस ले ले। ठीक है, इनाम देते ही हैं। देखो होता क्या कि जैसे कोई एक आदमी सरपंच में और खड़ा हो जाता है, नहीं कहते कि यार ये खाली पैसे लेने के लिए खड़ा हुआ है, फिर वो दूसरा जो सरपंच का उम्मीदवार होता है उसको 50,000 या 1 लाख रुपए देके क्या करता है, बैठा देता है। वो क्या है, रिश्वत ही तो है। तो वो किस में आएगा, भ्रष्टाचरण में। मेरे हिसाब से आपके सही कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, असमय का असर डालना। कैसे डालना कि कोई भी उम्मीदवार, उसका एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति कोई हस्तक्षेप करे, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। इस पीपीटी वाले को तो मैं कल ही देखूंगा, यहां से भी शायद छोड़ दिया। हस्तक्षेप क्या हो सकता है, आपने देखा होगा, वही सरपंचों के चुनाव में जाओ। देखो नगरपालिका एक्ट भी है ना, पूरा इमेजिनेशन पे है।
ठीक है, कल्पना पे है। आप एक नगर पालिका सोचो या कोई पंचायत सोचो, ठीक है, वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें बहुत सारा थोड़ा इजी हो जाता है। होता है कि अपन कई बार क्या करते हैं, हस्तक्षेप क्या हो सकता है कि कई बार होता है ना कि यार जैसे जो सरपंच का चुनाव होता है, ये चुनाव होते हैं, तो आपको सबको पता है कि जातिगत समीकरण क्या होते हैं, ये सारी चीजें। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई उम्मीदवार है या कोई एजेंट है, तो वो वोटर को क्या कहता है कि भाई उसको क्या बताते हैं कि सामाजिक बहिष्कार की धमकी देते हैं, सामाजिक। ठीक है, तो ये पीपीटी वाला तो चलो नहीं लिख पाया, तो आपके पास तो बुक है, आराम से खोल के बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना ही है, आपको पता ही है। तो सामाजिक बहिष्कार की कि यार तुझे समाज से तू अलग ही कर देंगे तेरे को, अगर तूने वोट गलत जगह दूसरी जगह दे दिया तो। या फिर क्या कहते हैं वो उसको ऐसा कहते हैं कि भाई अगर तूने वोट नहीं दिया तो किसी भी चीज के लिए उसको डराते हैं कि कोई मंदिर है या कोई देवी है या देवता है कि तो अगर तूने नहीं दिया तो इससे तुझे इस देवी का श्राप लग जाए या तेरे ये नुकसान हो जाए, वो भी क्या है, असमय का असर डालना है। ठीक है, होता ही है चुनाव में, आपको पता ही है। दूसरा है कि किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर प्रभावित करना। कैसे करना कि आपने नहीं देखा सरपंचों के चुनाव में या कहीं भी गांव में कि गौ माता की सौगंध खिलवा देते हैं, सौगंध, या कोई धार्मिक प्रतीक है, ठीक है, या धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय ध्वज है या कोई राष्ट्रीय प्रतीक है, सौगंध डलवा देते हैं। गांव में तो इवन ये होता है कि गाय का पूंछ पकड़ के भी सौगंध डलवा देते हैं कि भाई नहीं, ये हम सारे लोग वोट किसको देंगे, इस फलाना आदमी को देंगे। तो वो भी क्या है, गलत। वो भी किस में माना जाएगा, भ्रष्ट आचरण में। या धर्म, मूल वंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर किसी में शत्रुता या घृणा पैदा कर दो, उनमें बिठा दो, उन लोगों को जाति के नाम पे बढ़ा दो, धर्म के नाम पे बढ़ा दो, अगर ऐसा आचरण है तो क्या माना जाएगा, भ्रष्ट आचरण। सती प्रथा का प्रचार और उसका गौरवान्वयन करना, ये भी गलत है। 1987 का एक्ट है, मैंने उस एक्ट में लिखाया भी था, तो ये ध्यान रखना, 1987 सती प्रथा निवारण अधिनियम। कोई सती प्रथा का प्रचार कर रहा है, ठीक है, उसका गौरवान्वयन कर रहा है। किसी उम्मीदवार के लिए मिथ्या तथ्यों का, मिथ्या मतलब झूठे तथ्य कोई प्रकाशित कर दिया कि बता दिया कि अरे यार ये ए आदमी चुनाव में खड़ा हो रहा है, ले इसका मैं आपको बताता हूं कि ये आदमी है ना 2 साल पहले तो यार इसको मैंने चोरी करते पकड़ा था, और वो किसी भी आदमी से हाँ भरवा ले कि ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी है। तो वो क्या है, अगर मिथ्या तथ्य प्रकाशित कर रहे हो उसके बारे में, कोई वीडियो वायरल कर रहे हो, कोई ऑडियो वायरल कर रहे हो, किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके, तो वो भी क्या हो जाएगा, भ्रष्ट आचरण में हो जाएगा। और आपने ये तो है कि अगर मान लो मतदान के लिए, वोटिंग के लिए आपने मतदाताओं के लिए व्हीकल्स लगा दिए, होता है ना, गांव में तो होता ही है, खूब गाड़ियां आती हैं, जैसे सरपंच में 3-5 लोग खड़े हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियां भेजते हैं, तो वो किस भ्रष्ट आचरण में आता है, वो बात अलग है कि कोई शिकायत होती नहीं है, निर्वाचन आयोग कई बार संज्ञान नहीं ले पाता, तो वो चीज है। अगर मतदान के अंदर तक अपने व्हीकल अगर उनको अवेलेबल करवा रहा था, वो भी क्या आएगा, भ्रष्ट आचरण में। ये धारा आपकी क्या है, 29। चले आगे। अगर वोटिंग हो रही है, आपने अगर जहां पे वोटिंग हो रही है, जो आपने बूथ देखा है, वहां पे देखो पुलिस वाले भी रहते हैं और जैसे टीचर वगैरह भी रहते हैं, ठीक है, अपने पढ़ गए हैं ना पूरा बाकायदा, जो ईआरओ, एईआरओ और जो स्टाफ लेंगे स्थानीय प्राधिकारी, वो सब रहते हैं। गजेटेड ऑफिसर भी हो सकता है, सशस्त्र बलों के सदस्य भी हो सकते हैं, पुलिस बल के सदस्य भी। अगर इनसे सहायता अगर कोई लेता है कि यार आप है ना ऐसा कर देना, ये सारी चीजें, तो वो भी अगर आप सहायता ले रहे हो तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आएगा। भ्रष्ट आचरण के भाई, इसे आप ये तो कह नहीं सकते इनको कि यार आप मेरी जगह वोट डाल के आ जाओ। इसके अलावा अगर कोई इनसे सहायता लेते हो वहां पे, ठीक है, कि पोलिंग एजेंट हो गया या आपका इलेक्शन एजेंट है, काउंटिंग एजेंट है, वहां पे आप इनसे सहायता ले रहे हो प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए उस चुनाव पे, तो आप क्या माना जाओगे, उसमें भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। तो ये आपकी धारा 29 हो गई, ठीक है, सॉरी धारा 28 हो गई। ये देखो 28, ये मैंने बताया नहीं था, निर्वाचन अपराध 28, तो धारा 29 हो गई। 28 अपन एक को छोड़ के दूसरी भी चलेगा। तो 28 क्या कहती है कि निर्वाचन अपराध, तो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उपबंध है। ये जो लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा के लिए जो ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होता है, और जिसमें जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस इस नगरपालिका के चुनाव में भी लागू होंगे। यानी जो विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है, उसकी जगह अपना क्या आ जाएगा, वार्ड आ जाएगा, ठीक है। वहां पे तो एमएलए एमपी है, उसकी जगह अपना क्या आ जाएगा, सदस्य आ जाएगा। तो ये जो एक्ट है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, वो अपने नगरपालिका में भी काम आएगा, ठीक है। दूसरा ये कि कोई उम्मीदवार है, कोई मिथ्या सूचना देता है अपने बारे में। मिथ्या सूचना का मतलब है कि मान लो वो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है या कोई घोषणा करता है या कोई शपथ पत्र भरवाया जाता है उससे, अगर उसमें अगर कोई मिथ्या सूचना, गलत सूचना देता है, जैसे मान लो कोई संतान संबंधी अगर मान लो उसने कोई गलत सूचना दे दी, उसके संतान थी तो 2 से ज्यादा लेकिन उसने छुपा लिया, तो शायद एक पीडीएफ में लाई भी था, उसमें ऐसे एक सदस्य को हटाया हुआ भी है एक बार, तो वो देखूंगा है या नहीं, तो वो क्या होगा, वो 6 माह तक के कारावास के लिए क्या होगा, दंडनीय होगा, ठीक है। तो 28 क्या हो गया, निर्वाचन अपराध। 29 क्या हो गया, भ्रष्ट आचरण,
ठीक है, 28 और 29 समझ में आ गई। लोक प्रतिनिधित्व अधित्व नियम, और दूसरा अगर कोई मिथ्या सूचना देता है, गलत सूचना देता है, तो उसको कितने माह की सजा होगी? 6 माह के लिए। ठीक है, तो एक चीज बताऊं क्या मैं आपको, धारा 15 0125, धारा 20 3212, 23 65 259 5,000 रुपए तक का जुर्माना, और इधर धारा 28 में 6 माह तक की सजा। ठीक है, चलो आगे। ये आ गई आपकी धारा 30। निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों को, अच्छा देखो, अगर मान लो निर्वाचन कर रहे हैं, वार्डों का परिसमन कर दिया, वार्डों का अवधारण कर दिया, या कोई निर्वाचक नामावली होगी, तो उसमें सिविल न्यायालय को है ना कोई अधिकारिकता नहीं होगी। ठीक है ना, वार्डों का परिसीमन हम जाने, गवर्नमेंट जाने, निर्वाचक नामावली हम तैयार करें, राज्य निर्वाचन आयोग जाने, तो उसमें उनकी अधिकारिकता नहीं होगी। किसकी? सिविल न्यायालय की। किसकी नहीं होगी? सिविल न्यायालय की। ठीक है, ये था इसमें। फिर आ जाओ निर्वाचन याचिका। निर्वाचन याचिका में क्या है कि मान लो चुनाव हुआ, ठीक है, चुनाव हुआ तो फिर आपने देखा होगा कि चुनाव होने के बाद कि नहीं यार इतने वोटों से तो ये नहीं जीत सकता था, या कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, तो फिर गड़बड़ हुई है या काउंटिंग में मिस्टेक की है, या कोई कुछ वोट काउंटिंग में शामिल ही नहीं करे गए, या कोई नॉमिनेशन फॉर्म गलत तरीके से खारिज कर दिया, तो फिर होगा क्या? कहां जाओगे? फिर आप जाओगे जिला न्यायाधीश के पास। ठीक है, जिसकी वहां पे जुरिडिक्शन है, वहां जाओगे। कौन जा सकता है वहां पे? निर्वाचक जा सकता है। निर्वाचक कौन? जहां उस नगर पालिका में मतदान देने का अधिकार रखता हो, चाहे उसने वोट करा हो या नहीं करा हो। ठीक है, तो निर्वाचक जा सकता है। क्या उम्मीदवार जा सकता है? क्या उम्मीदवार तो बिल्कुल जा सकता है, उम्मीदवार तो बिल्कुल, ये दोनों जा सकते हैं। कहां? जिला न्यायाधीश के पास। किस लिए? कि वोटिंग में गड़बड़ी हुई है। उस किसके तहत? निर्वाचन याचिका के तहत। निर्वाचन याचिका के तहत। कितने समय के अंदर? 1 माह के अंदर। 1 माह के अंदर जा सकते हो आप। चले गए, 1 माह के अंदर चले गए, तो क्यों? उसका आधार क्या होगा कि उनको लगे कि यार इसका नामांकन अनुचित तरीके से खारिज कर दिया था, या किसी का अनुचित तरीके से मांग लिया, या कोई वोट है, ठीक है, उनको उन्होंने ग्रहण नहीं किया, खारिज कर दिया, या कोई शून्य, जिसका शून्य मत था उसको उन्होंने क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। या मान लो आपको लगे कि अगर ये आदमी गड़बड़ नहीं करता तो मेरे वाला जो उम्मीदवार है वो विजेता होता, या उस आदमी ने अगर भ्रष्ट आचरण नहीं किया होता तो मेरे वाला उम्मीदवार जीत जाता। तो इन आधारों पे कहां जा सकते हैं? निर्वाचन याचिका लेके निर्वाचन के 1 माह के भीतर जिला न्यायाधीश के पास। अगर मान लो जिला न्यायाधीश वहां से आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप अपील करोगे, और वो अपील कहां होगी? हाई कोर्ट में। कितने दिन के अंदर करोगे? 1 माह के अंदर। और ये जो हाई कोर्ट है ना, उसको यथाशीघ्र उस चीज को निपटाएगा, यथाशीघ्र उस चीज को निपटाएगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि वो 90 दिन में इस चीज को निपटा दे, 90 दिन में इस चीज को निपटा दे। ठीक है, उसके बाद भी, ठीक है, अगर मान लो इन्होंने, इस जिला न्यायाधीश ने, जिला न्यायालय ने कोई आदेश दे दिया, वो अंतिम होगा। फिर भी अगर मान लो अपील में जाते हो तो हाई कोर्ट का आदेश क्या होगा? अंतिम होगा। ठीक है, ये चीज थी इसमें। निर्वाचन याचिका, तो निर्वाचन याचिका क्या है? कौन जा सकता है? उम्मीदवार जा सकता है। निर्वाचक जा सकता है? बिल्कुल, निर्वाचक तो जा ही सकता है। मतदान देने का अधिकार रखने वाला, चाहे उसने वोटिंग करी हो या नहीं करी हो, और चुनाव की तारीख से 1 माह के भीतर। आधार क्या होंगे? कि भाई जब चुनाव हो रहे हैं ना, तब वो निर्वाचित उम्मीदवार अयोग्य था, चुनाव के समय अयोग्य था, कुछ गड़बड़ थी, कोई केस था ऐसा, या उसने धारा 29 के तहत भ्रष्ट आचरण किया, अपन ने सारी चीजें पढ़ी हैं, रिश्वत वगैरह रही है, या उसका नॉमिनेशन फॉर्म अनुचित तरीके से खारिज कर दिया, या किसी आदमी का गलत था लेकिन आपने स्वीकृत कर लिया, या किसी वोट को आपने अनुचित रूप से ग्रहण कर लिया, बाकी वो करना ही नहीं चाहिए था, या कोई शून्य वोट था उसको क्या कर लिया आपने? ग्रहण कर लिया, या कोई उपबंधों का पालन नहीं किया। ये उसके क्या होंगे? आधार। ये निर्वाचन याचिका आपने लगा दी, किसके समक्ष? जिला न्यायाधीश के समक्ष। उसके बाद क्या? अपील। जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील कहां करी जाएगी? उच्च न्यायालय में। कितने दिन के अंदर अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर। क्या उच्च न्यायालय 30 दिन के बाद भी अपील धारण कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, अगर उसको लगता है कि भाई वो 30 दिन के अंदर अंदर वो असमर्थ था अपील लगाने के लिए। और उच्च न्यायालय अपील को कितने दिन में निपटाएगा? ओह, ये काट के सही करो भाई, ये क्या है? या तो यथाशीघ्र, ये अपनी बुक में सही कर लो, बुक में सही कर लो, या 90 दिन में, 3 मास में उसको निपटाने का पूरा प्रयास करेगा। ये लिख लो भाई, इसको अपन थोड़ा सुधार लेते हैं। ओके, ये हो गया।
ये क्या हो गया आपका निर्वाचन याचिका। ठीक है, अब 33 पे चलते हैं, धारा 33 में। अगर मान लो समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त, एसाइड या शून्य होने की दशा में, अगर मान लो कोई ऐसी अपील गई है या ऐसा मामला गया है कि भाई है ना कि इनके सबके ही जो है चुनाव इनका निरस्त करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो अपील जब कर रहे हैं ना अपन, तब वो जो हाई कोर्ट है वो स्टे भी दे सकता है, उस चुनाव में जो चुनाव हुआ है उस पर स्टे भी दे सकता है जब तक वो सुनवाई नहीं करे। तो ये कह रहा है कि भाई 31 या 32 के तहत, 31 में निर्वाचन याचिका लगाई, 32 में अपन ने अपील करी, अगर मान लो नगरपालिका के या तो सभी सदस्यों का या 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए, या तो जिला न्यायालय, जिला न्यायाधीश शून्य घोषित कर दे, या उच्च न्यायालय शून्य घोषित कर दे, किनका, या तो सबका, या 2/3 से अधिक का, तो नगरपालिका वहां क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी, और वहां रूल कौन सा लग जाएगा, 322 वाला। कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि भाई ये जो डिसीजन है किसका अंतिम होगा, तो जिला न्यायाधीश का अगर वो मान गए तो, या अपील का। यही है इसमें। अपनी धारा क्या आ गई अब 35 क्या कह रही है, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी, 28 पड़ी वो वाली और 29 पड़ी वो वाली, ये सदस्यों के लिए निर्हरताएं हैं। अगर इस 28 और 29 के तहत कोई आदमी अयोग्य है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ये थी। और इसकी जो कालावधि होगी, जो इसका कितने दिन तक वो अयोग्य रहेगा, तब तक जब तक कि वो 6 वर्ष पूरे नहीं हो जाए। मान लो 28 और 29 के साथ कोई आदमी अयोग्य हो गया तो वो 6 वर्ष तक अयोग्य रहेगा। कितने, 6 वर्ष तक। कोई समस्या, आगे चला जाए। चलो 36 क्या कह रहा है, 36 कह रहा है कि भाई साहब निर्हरता का हटाया जाना। निर्हरता आप समझ गए ना, अब तो ये सारे वर्ड आप पकड़ने लग गए होंगे। निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन, अहर्ता, क्वालिफिकेशन। ठीक है, आगे तो उसकी कालावधि में कमी कौन कर सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग। 35 की निर्हरता को, 35 में भी जो धारा 28 की है ना, धारा 28 की, इसमें लिख लो 35 के तहत धारा 28 की निर्हरता। 35 ये जो था ना, देखो ये वाली, खाली ये वाली, इस वाली 28 में वर्णित निर्वाचन संबंधी अपराध वाली, यहां लिख लेना 28 वाली है ना, हटा सकता है, और अवधि भी उसकी कम कर सकता है, अवधि भी उसकी कम कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज बताएं, एक चीज आपको बताएं, क्या पढ़ रहे हैं, नगरपालिका गठन और शासन, चैप्टर 2, 3 से 50, 3 से 50। ओके, तो पहले अपन ने क्या पढ़ा, 3 से 10, 11 से 20, 21 से 27, उसके बाद 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। 28 क्या, निर्वाचन अपराध। 29 क्या, भ्रष्ट आचरण। 30 क्या, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। 31 क्या, निर्वाचन याचिका। 32 क्या, अपील। 33 क्या, 3 काम बिगाड़ा, यानी समस्त सदस्यों के चुनाव के अपास्त या शून्य होने पर, अपास्त या शून्य होने पर, या 2/3 से, लेकिन अपने को तो धारा में इतना ही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आदेशों की डिसीजन, जो डिसीजन है, विनिश्चय है, उनकी फाइनलिटी, अंतिमता। और 35 निर्हरताएं, निर्हरताएं कौन सी, धारा 28 और 29 की। और 36 कालावधि कम करना, किसकी, 28 की, निर्हरता का कम किया जाना। ऐसे याद करना पड़ेगा, तब जाके मामला बैठेगा, तब जाके आप कंपटीशन में आगे आओगे। 3 से 10 पढ़ा चुका हूं 20 बार, 11 से 20 खूब पढ़ा दिया, 21 से 27 याद करवा दिया, ये भी ऐसे ही याद आपको करना है। आगे बढ़ेंगे। अब बताया रिवीजन में मैंने, थोड़ा सा इसको समअप करते हैं कि भाई निर्वाचन अपराध, निर्वाचन अपराध में क्या आएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, या कोई उम्मीदवार कोई आपको मिथ्या सूचना दे दे, वहां पे निर्वाचन आयोग को कोई शपथ पत्र में, घोषणा में, नॉमिनेशन में, तो 6 माह की उस पर वो लग जाएगा। उसके बाद भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट आचरण में क्या आ रहा है आपके, बताओ, रिश्वत, पारितोषण, वो सारा बताया था। या असमयिक असर डालना, धर्म मूल वंश जाति के नाम पे शत्रुता पैदा करना, या कोई दुहाई देना, या उस पे उनको कसम वगैरह दिलवाना, ये सारी चीजें किसमें थी, भ्रष्ट आचरण में। फिर क्या था, सिविल न्यायालयों की अधिकारिता इसमें नहीं होगी। उसके बाद में निर्वाचन याचिका 1 माह के भीतर जिला न्यायाधीश के पास आप जा सकते हो चुनाव के रिजल्ट के लिए। अपील वहां 1 माह के भीतर किससे कर सकते हो, उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट में 1 माह के अंदर। वो निपटाएगा कब, यथाशीघ्र निपटाएगा, या 3 माह में निपटाएगा। अगर समस्त सदस्यों का या 2/3 से अधिक सदस्यों का चुनाव अगर अपास्त या शून्य घोषित कर दे तो नगरपालिका विघटित हो जाएगी। और आदेश कौन से अंतिम होंगे, या तो जिला न्यायाधीश वाले, या अपील के बाद। निर्हरताएं कौन सी, धारा 28 और 29 की निर्हरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन। और कालावधि किसकी कम करोगे, धारा 28 की कालावधि कम करेंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना शो। ठीक है, मिलते हैं कल वापस बढ़िया ऊर्जा के साथ। थैंक यू वेरी मच।